कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। मिया के हाथ में एक रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में तो होता है कि ब्रेन कैंसर के बारे में। मिया को ब्रेन कैंसर हो गया था और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। बेचारी तो बहुत ज्यादा उदास होती है। तभी यहाँ पर फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। मिया यहाँ पे कहती है कि मैं आज हॉस्पिटल में आई थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो तो अपनी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती है। तभी फौजी कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे तुम्हारी छोटी मोटी बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाओ जाकर खुद ही रिपोर्ट्स वगैरह ले लो। इतना कहते साथ ही वो उसका कॉल भी कट कर देता है। यहाँ पर तो मिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे और वो कहती है कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ। सब कहते हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उन्हें मुझसे जेलसी होती है, लेकिन रियलिटी केवल और केवल मैं ही जानती हूँ। हमारी मैरिज को 5 इयर्स हो गया है, लेकिन रियलिटी तो ये है उसे कभी भी मेरी परवाह नहीं हुई। मुझे घर के सभी काम खुद ही संभालने पड़ते हैं। अगर मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो मुझे अकेले ही हॉस्पिटल आना पड़ता है। यहाँ तक कि मुझे कैंसर तक हो गया है और मुझे इसका भी सामना अकेले ही करना पड़ेगा। तब यहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि मैं आपको एक बहुत फेमस डॉक्टर के पास ले चलूंगी। वो बहुत फेमस डॉक्टर हैं और वो बहुत फेमस ब्रेन स्पेशलिस्ट में आते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तभी नर्स यहाँ पर मिया को उसके पास ले जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि फौजी ही निकलता है। फौजी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हें छोटी मोटी बीमारी है, तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी हूँ तो मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से। तभी नर्स कहती है कि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा सीरियस होकर चेक करना चाहिए। फौजी कहता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा इम्यून नहीं चल रहा है और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट भी नहीं देखता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ मुझे देखने के लिए कर रही हो और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नर्स तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, फिर मिया तो यहाँ पर नर्स को रोक देती है और अपनी रिपोर्ट लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर आकर उसे चक्कर भी आने लग गए थे। बाद में मिया तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर फौजी आता है। फौजी कहता है कि तुमने एक और टेबल क्यों लगा रखी है मेरे बगल से? मिया कहती है कि लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाई हूँ। फौजी कहता है कि अब ये तुम्हारा कौन सा नाटक है, क्या मतलब है तुम्हारा? मिया कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। फौजी कहते हैं कि तुम्हें क्या बोल रही हो? मिया कहती है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी कर लिया है, तुम बस इस पर साइन कर दो, अब से हम सेपरेट हो जाएंगे। फौजी कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी जी ली है, इस वजह से तुम अब ट्रबल कर रही हो। और उसके फेस पर वही डिवोर्स पेपर फेंकते हुए कहता है कि अब तुम मुझे डिवोर्स की भी धमकी देने लग गई। मिया तो यहाँ पर उसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी और कहती है कि मैं कोई ट्रबल नहीं कर रही हूँ और मैंने पहले ही इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम देख सकते हो, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर तो वो वहां से चली ही जाती है। यहाँ पर फिर वो किसी को कॉल कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 तक टाइम देता हूँ और नंबर काउंट करते हुए कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो फिर मैं भी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। वहां पर तो मिया नहीं आती है और यहाँ पर फौजी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने नंबर भी अपना बंद कर दिया है फोन को, क्योंकि मिया का फोन बंद बता रहा होता है। फौजी सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है और तुम जाने के बाद मेरे पास वापस मत आना। यहाँ पर तो मिया रास्तों में चल रही होती है और बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी थी। यहाँ पे मिया सोचती है कि 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने बोला था तुमसे मैरिज करने के लिए, तो मैंने भी उनकी इच्छा अनुसार तुमसे मैरिज कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है जो कि तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और इसी वजह से तुम दुखी रहने लग गए थे। तुमने मुझे हर चीज के लिए ब्लेम किया। हमारी मैरिज को 6 साल से लेकर अभी तक तुमने कभी भी मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। अब मुझे आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खो रही थी, लेकिन अब और नहीं, अब टाइम आ चुका है। फिर वो अपने हाथ से अपनी मैरिज वाली रिंग को भी निकाल कर पानी में फेंक देती है और कहती है कि अब हम अलग हो चुके हैं। तभी यहाँ पर उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था और तभी उसे कॉल आती है और वो कॉल उठाती है तो कॉल वाली पर्सन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, आखिरकार ये कैसे हुआ, तुम्हारी फौजी ने देखभाल कैसे की है? मिया कहती है कि मैंने फौजी को डिवोर्स दे दिया है। तभी यहाँ पर मिया की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो कॉल वाली पर्सन से कहती है कि क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकती हो? नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर तो मिया एडमिट होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड एलिन होती है। एलिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्जरी के लिए ले जाऊंगी। मिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं है, मैं अब नहीं बचूंगी, मेरी डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। एलिन रोते हुए कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या उस फौजी ने तुम्हें धमकाया है? तभी यहाँ पर उसके सिर पे बहुत ज्यादा वापस से पेन होने लग जाता है
और वो मेडिसिन निकालने लग जाती है, लेकिन उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई थी। यहाँ पर एलन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरी साइड हमें यहाँ पे फुजी को दिखाया जाता है जिसके गले पे तो एलर्जी हो गई होती है। तभी उसके बगल से चुआन आता है जो कि उसका फ्रेंड होता है। यहाँ पर चुआन बताता है कि तुम्हें पहले भी एक बार एलर्जी हो चुकी है ना। जब तुम्हें एलर्जी हो गई थी तो तुम्हारी वाइफ ने तो कितनी ज्यादा मेहनत की थी इस दवा को बनवाने में, क्योंकि इस एलर्जी की मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके तुम्हारे लिए बनाया था और उसने उस मेडिसिन को बनाने के लिए काफी सारी एलर्जीज की नॉलेज ली थी। और एक बार तो आपने उसे गलत नेम बता दिया था मेडिसिन का, और वो जब वो लेकर आई थी आपके लिए खाना भी लेकर आई थी, लेकिन आपने सारा खाना फेंक दिया था और उसे बहुत ज्यादा डांटा था। ये सब कुछ तो फुयान फ्लैशबैक में भी सोच रहा होता है फूजी। उस बेचारी ने तो नर्सिंग की स्टडी भी नहीं की थी, फिर भी उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो फूजी बाहर में आया होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि आज तुम यहाँ पे कैसे आ गए, क्या तुम्हारी वाइफ ने इस तरह की वैसे से प्लेस में आने के लिए तुम्हें मना नहीं किया? वो तो तुम्हें अक्सर जाने नहीं देती, आज तुम्हें उसने जाने कैसे दे दिया? यहाँ पर फूजी कहता है कि डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, चलो तुम आज डिवोर्स का ही सेलिब्रेट कर लो। और यहाँ पर फूजी तो एक ग्लास वाइन पीता है और वहां से चला जाता है। सभी लोग तो उसे देखते रह जाते हैं। फिर बाद में वो घर पे आ गया होता है। फिर यहाँ पर वो घर आ गया होता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और यहाँ पर बार बार मियाँ का नाम लिया जा रहा था, उसे बुला रहा होता है। तभी वहाँ का बटलर आता है और कहता है कि आपकी वाइफ तो पहले ही जा चुकी है। बटलर कहता है कि हमें मिस के रूम में एक मेडिसिन का बॉक्स मिला था जो कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पर तो फूजी उस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर भी बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रही हो। और यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मुझे अभी की अभी मियाँ की लोकेशन चाहिए है। उसने वास्तव में मुझे धोखा देने के लिए एक नकली रिपोर्ट बनवा रखी है। इस फौजी ने तो अपनी आंखों में पट्टी ही बांध रखी थी, देखकर भी अनदेखा कर रहा होता है सब कुछ। दूसरी साइड हमें यहाँ पे मियाँ को दिखाया जाता है। मियाँ के पास उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी। मियाँ कहती है कि अगर मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ तो मेरी समाधि के बारे में फौजी को मत बताना, मैं उसे फिर कभी भी देखना नहीं चाहती। मियाँ कहती है कि मुझे गू फैमिली कवर में दफन नहीं होना है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगी और तुम्हें आजाद होने दूंगी। मियाँ कहती है कि मुझे अब सुकून मिल गया है और यहाँ पर वो इस्माइल करती है। इसी के साथ उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसकी फ्रेंड तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। दूसरी साइड यहाँ पर तो फौजी बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है और वो कहता है कि तुमने उसे ढूंढ लिया। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसे खोजने के लिए ढूंढने के लिए इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो और इतने ज्यादा बेचैन हो, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं उससे प्यार हो गया है? फौजी कहता है कि प्यार, वो भी उस जैसी लड़की से, बिल्कुल बोरिंग है वो, और उसकी बॉडी में तो कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है, मुझे तो उससे कभी भी प्यार नहीं हो सकता। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि बेहतर है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ, वरना तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते और पछताना मत, तुम उसे खो दो तो। फौजी कहता है कि पछतावा और ये उसके लिए इम्पॉसिबल। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है और उसे एक जगह का एड्रेस दे देता है और कहता है कि रोड नंबर 17 पे है वो। फौजी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो क्या चाले चलती है। बाद में ये लोग तो वहाँ पर पहुंच गए होते हैं और फौजी अंदर जाने वाला था। तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतने उतावले मत हो और मेंटली प्रिपेयर रहना। फौजी कहता है कि क्या अब मैं मुहूर्त निकाल कर चलूं उस अटपटी सी लड़की के साथ? वो हमेशा पता नहीं क्या ही उसकी डिमांड्स रहती हैं और अब वो चाहती है कि मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूं। उसके फ्रेंड को तो सब कुछ पता होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक भाई जैसा ही हूँ, अंदर जाने से पहले तुम थोड़ा देर वेट कर लो, अदरवाइज जो भी परिणाम तुम देखने वाले हो मुझे डर है कि तुम सहन नहीं कर सकते। फौजी कहता है कि आखिरकार हमारी मैरिज को 6 साल हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मैरिज की खातिर, और अपने हाथ में एक रिंग लिया होता है, मैं तुम्हें एक और मौका दे दूंगा। तभी फौजी जब अंदर जाता है तो वहाँ पर तो मियाँ की फोटो वगैरह भी लगी हुई थी और यहाँ पर मियाँ का फ्यूनरल हो रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि क्या आप यहाँ पर फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए हैं? फौजी तो यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर तो उसको सदमा सा लग गया होता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और वही फ्लैशबैक याद करता है जब यहाँ पर मियाँ उसके पास आई थी एक नर्स के साथ रिपोर्ट लेकर, लेकिन उसने तो उसकी रिपोर्ट भी देखी नहीं थी, साफ साफ इग्नोर कर दिया था। उसका फ्रेंड कहता है कि ज्यादा शॉक मत हो, क्या पता किसी से गलती से ना ये सब हो गया हो और मियाँ अभी भी जिंदा हो। फिर यहाँ पर तो फौजी अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर वो मुझे इस तरह रिग्रेट करवाना चाहती है तो तुम अभी ये सब कुछ तोड़ दो और मियाँ को बाहर आकर बोलो। और वहां पर खड़ी बंदूक से कहता है कि मियाँ को बाहर आने के लिए कहो और उसे मुझसे मिलने के लिए कहो, अदरवाइज मैं इस जगह को नष्ट कर दूंगा। तभी वहां पर वो सारे सामान को टच करने वाला था। तभी वहां पे एलेन आ जाती है। एलेन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी मत टच करो। फौजी कहता है कि मियाँ कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एला कहती है कि तुम्हारे पास उसको देखने के लिए क्या योग्यताएं हैं? फौजी कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ।
एला तो यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि हस्बैंड। मिया के दिल में तो उसके लिए उसका हस्बैंड अब नहीं है। जब उसे तुम्हारी फैमिली द्वारा धमकाया जा रहा था, तुम्हारे दोस्तों द्वारा बुली किया जा रहा था, 3000 मीटर स्काई ड्राइविंग में घसीटा जा रहा था और उसे ब्रेन कैंसर के बारे में पता चला था, तब तुम कहाँ थे? इन सब का वो अकेले बेचारी सबको सामना कर रही थी। आखिरकार वो मैन कहाँ था जो उसका हस्बैंड होने का दावा करता है? फूजी कहता है कि इम्पॉसिबल है, वो तो हमेशा स्वस्थ रही है। पहला कहती है कि मियाँ तुम जहाँ कहीं भी हो तुम इसे देख लो। आखिरकार इन सब के पीछे यही था, इसी की वजह से तुम इस दुनिया से गई हो। यहाँ पर तो फूजी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है ये सब कुछ चीजें, और यहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब ड्रामा है, मुझे पता है कि तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बातें करनी है। फूजी का फ्रेंड तो उसे समझाते हुए कहता है कि आई थिंक उसकी सचमुच डेथ हो गई है। यहाँ पर तो फूजी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी डेथ नहीं हो सकती है, हमारे बीच झगड़ा हो गया था, वो मुझे दर्द में देखना चाहती है। फिर यहाँ पर तो बिया की बॉडी देखने के लिए जाने लग गया था, तभी यहाँ पर उसे एला रोकती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पास? तो फूजी कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता, मुझे देखना है उसकी बॉडी को, तभी मैं बिलीव करूंगा। एला कहती है कि पाखंडी कहीं के, पहले तो तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, अब तुम सबके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो तुम कितने ही अच्छे थे उसके लिए, उसके बिना तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। तभी वो अंदर ताबूत देखने के लिए चाहता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो फूजी कहता है कि देखो सब कुछ घोटाला था, सब कुछ फेक है, ये तुमने ये सब कुछ घोटाला किया है और यहाँ पास ऐसा मजाक कर रही हो। और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मियाँ मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई तो हमारे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर वो नंबर्स भी काउंट कर रहा होता है। तभी यहाँ पास एला के पास एक बंदा आता है और कहता है कि मैडम आपकी फ्रेंड का आपकी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ये उसकी एसेस है। यहाँ पर फूजी कहता है कि एसेस? एला कहती है कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, तुम्हें तो यहाँ पर मियाँ को देखना चाहते थे ना, तो लो उसकी एसेस तुम रख लो। यहाँ पर तो फूजी फिर से बिल्कुल घबरा सा जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यहाँ पास तो एला गुस्से में कहती है कि ये मत सोचो कि तुम मियाँ को खुद से ज्यादा जिंदा देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे जैसा बदमाश अभी भी जिंदा है और मेरी इकलौती फ्रेंड चली गई। फूजी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मियाँ कैसे यहाँ से जा सकती है मुझे छोड़कर। यहाँ पे एला कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मियाँ ने तुम्हें मौका नहीं दिया है। फूजी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर एला कहती है कि मियाँ को जब मेडिकल रिपोर्ट मिली थी तब उसने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुमने तो उसका कॉल, उसकी पूरी बातें भी नहीं सुनी और फोन को कट कर दिया। और फोन को उस दिन तुमने कट कर दिया, उस बेचारे को तो उस दिन उसे पता चला था कि उसे ब्रेन कैंसर है। और यहाँ तक कि जब वो तुम्हें दिखाने के लिए आई थी तब भी तुमने उसकी रिपोर्ट तक नहीं देखी और उसे इग्नोर करते हुए वहां से भगा दिया। और उस दिन जब तुम अपने मून लाइट के लिए गए थे हॉस्पिटल, तुमने तो मियाँ की बातें भी नहीं सुनी थी, वो बेचारी तो उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। तुमने एक ऐसी झूठी लड़की के चक्कर में मियाँ को खो दिया। और रही बात वो तुम्हारी मूनलाइट की, वो तो हमेशा से ही बहाना एक्टिंग करती आ रही है। खैर तुम्हें इसे बताकर भी क्या फायदा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि मियाँ की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ दे और जल्दी ही डिवोर्स के सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और उसे फ्रीडम मिल जाए तुमसे। ये फूजी तो अभी भी बातें नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है और कहता है कि रोते हुए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मियाँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और वहां से रोते हुए चला जाता है। जब फूजी वहां से चला जाता है तभी यहाँ पर एला को कॉल आता है डॉक्टर का। कॉल पर डॉक्टर कहती है कि मियाँ को होश आ रहा है। यहाँ पर तो एला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पे जल्दी पहुँचती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ को होश आ गया होता है। मियाँ कहती है कि मैं अभी तक ऊपर नहीं गई। एला रोते हुए कहती है कि पागल लड़की क्या बकवास कर रही हो, तुम ठीक हो और तुम जल्दी ही बहुत अच्छी हो जाओगी। तभी मियाँ साइड तरफ देखती है, वहाँ पर तो चौहान खड़ा होता है। यहाँ पर एला उसे बताती है कि ये सब कुछ मिस्टर चौहान की वजह से हुआ है, तुम मिस्टर चौहान की वजह से ही आज जिंदा हो, उसी की बदौलत ही, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत अच्छे डॉक्टर्स को बुलवाया था। चौहान कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और फिर हम मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दो साइड फूची यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहा होता है और अपने एक असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अभी किसी की सर्जरी नहीं करनी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे भी बस खाली टाइम चाहिए। यहाँ पास वो बंदा कहता है कि कोई भी चीज अगर हमसे खो जाती है तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा कीमती हो जाती है। फूजी कहता है कि मियाँ में ऐसा क्या अच्छा है जो मैं उसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। वो बंदा तो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पास तो फूजी बार बार मियाँ को इमेजिन भी करने लग गया था, उसे हर जगह मियाँ दिख रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने लग गया था। दूसरी तरफ मियाँ यहाँ पर जब सो रही होती है उसे बार बार उसके वही फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जहाँ पास फूजी ने उसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया था और टॉर्चर किया था। मियाँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा सी जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो यहाँ पास चौहान को देखती है और कहती है कि सीनियर आप अभी तक गए क्यों नहीं। यहाँ पे चौहान कहते कि मैं तुम्हारे लिए वरीड होता, इस वजह से मैं नहीं गया। यहाँ पास मियाँ कहती है कि आपने मेरे लिए बाहर से डॉक्टर तक के कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मंगवाए हैं और मैंने आपको अच्छी तरीके से थैंक यू भी नहीं किया।
चुआन कहता है कि क्या कोई अपने प्यार से भी थैंक यू बुलवाना चाहेगा। यहाँ पास तो मिया उसकी बातों से शॉक हो जाती है। तभी फुयान बात पलटते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो सच कह रहा होता है। वो जिया को बहुत टाइम पहले से लाइक करता है। यहाँ पे चुआन कहता है तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है, और जब तक तुम्हारी डिजायर बचने की नहीं होती, तुम्हारी इच्छा नहीं होती, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें अपने अंदर से इच्छा रखनी होगी कि तुम्हें जिंदा रहना है, वरना तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो उस साइड यहाँ पर फौजी के पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि तुम कई रातों से सोए नहीं हो, तुम्हें अब घर जाकर सो जाना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फौजी कहता है कि वो घर तो पूरा मियाँ के निशानों से भरा हुआ है, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता, क्या मियाँ की कुछ खबर मिली है। यहाँ पास तो वो बंदा मना कर देता है, उसका फ्रेंड। फौजी कहता है कि मैंने अपनी मॉम और सिस्टर को भी मना कर दिया है कि वो मियाँ को परेशान ना करे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे उससे मिलने के लिए नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर तो एलिना चाहती है। फौजी कहती है कि तुमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तुम्हें स्टोमच की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फूड लेकर आई हूँ। फूडी तो बिल्कुल रूडली कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी यहाँ पास उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारी हेल्थ की कितनी केयर करती थी, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम इस हालत में हो तो वो क्या सोचेगी, और वो निश्चित रूप से वापस आने में और भी ज्यादा हिचकिचाएगी। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर फूडी तो एक फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर मियाँ तो बहुत प्यार से खाना बनाई होती है, लेकिन फूडी तो उसके ऊपर टाट रहा होता है और कहता है कि तुमने इतना बेकार खाना क्यों बनाया है, और उससे बहुत रूडली बात करता है और उसका खाना भी नहीं खाता और वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पे प्रेजेंट पे तो फूडी सोचता है कि मियाँ तो बहुत ज्यादा रिच थी, उसने अपने घर का आज तक कभी काम तक कोई नहीं किया था। अब फूजी को अपनी गलती रियलाइज हो रही होती है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं ही उससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्या मैं सचमुच गलत था। तभी यहाँ पर जीजी कहती है फूजी के कान भरते हुए कि वो जरूर तुमसे गुस्सा होगी, इसी वजह से नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, लेकिन वो ऐसी ही है, तुम उसके बारे में वरीड मत हो, चिंता मत करो, पहले तुम खाना खाओ, अपना ख्याल रखो। जीजू तो यहाँ पर अपना टिफिन रख दी होती है। टिफिन को देखकर वही खाना है जो मियाँ ने मुझे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में लाकर दे रही थी। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब मियाँ उसके लिए खाना लेकर आती है, यहाँ पास तो फौजी उसकी बहुत बुरी इंसल्ट करता है। उसके फ्रेंड लोग तो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है, लेकिन फौजी उसकी जरा सी भी केयर नहीं करता और सारा खाना फेंक देता और कहता है कि तुम इस तरह अच्छा होने का दिखावा मत करो। और यहाँ पास फौजी कहता है कि मैं सचमुच उसके साथ मैंने बहुत कुछ गलत किया है, जब मैं अब मियाँ से मिलूंगा तो मैं उसे स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करूंगा। तभी यहाँ पास तो फौजी का फ्रेंड आ जाता है। फौजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मियाँ का पता चल गया। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि मियाँ की डेथ हो चुकी है। फौजी तो उस डेथ रिपोर्ट को देखकर तो बिल्कुल सदमा सा लग गया था उसे, और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक रिपोर्ट है, उसकी डेथ नहीं हुई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जीजी उसे बैकअप करके रोकती है और कहती है कि उसकी पहले ही डेथ हो गई है, तुम अब उसे जाने दो, और वैसे भी तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी केयर करना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फौजी कहता है कि मियाँ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जिंदा है और मुझे कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मियाँ चाहिए। यहाँ पास तो बहुत ज्यादा सदमा वगैरह ले लेता है और यहाँ पे वो बेहोश हो गया था। फिर डॉक्टर भी यहाँ पास उसे एडमिट करने के लिए ले जा रहे होते हैं। दूसरी साइड यहाँ पास तो मियाँ अभी चुआन के साथ होती है। चुआन उसे फ्लावर देता है और उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ फौजी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त व्हील चेयर में होता है और वो हर जगह पे मियाँ को इमेजिन कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि मियाँ अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं, और वो छत से कूदने वाला था। तभी उसे आकर उसका फ्रेंड पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, अगर मैं आज थोड़ा सा भी चूक जाता तो तुम नीचे गिर जाते। अब तो उसके फ्रेंड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जब मियाँ जिंदा थी तब तो तुमने उसकी कदर नहीं की, अब तुम ऐसा क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हें उसकी कितनी ज्यादा कदर है। सूजी कहता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, मुझे मियाँ चाहिए। यहाँ पास तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम कूद के यहाँ से चले भी गए ऊपर, फिर भी तुम्हें मियाँ नहीं मिलेगी, तुम अब ये एक्सेप्ट कर लो कि इसकी डेथ हो गई है, तुम अभी अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर के लिए जिंदा रह सकते हो, अपने पेशेंट के लिए भी। यहाँ पास फौजी कहता है कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, और यहाँ पास तो उसके माउथ से ब्लड भी आने लग गया था। फिर बाद में जब डॉक्टर उसे चेक करती है और कहती है कि तुम ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी अब मत करना, वरना तुम्हारी जान पे भी बनाएगी। फिर तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे लिए मियाँ ने सेक्रीफाइस किया है और तुम्हें अब खरा उतरना चाहिए, इस तरह की कायर जैसी हरकतें मत करो, और तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने मरीज का ही ख्याल रखो। तभी यहाँ पर फौजी अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं गो ग्रुप तुम्हें सौंप दूंगा और अपने मॉम को 10% शेयर, अपनी सिस्टर को भी 10% शेयर, फ्यूचर में तुम उनका ख्याल रखना। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम ऐसी कुछ भी हरकतें मत करना, अगर ऐसे करोगे ना, मेरे नाम पे कर दोगे शेयर और कंपनी वगैरह भी, तो मैं सारे शेयर बेच दूंगा।
और सारे पैसे खाकर अपना भाग जाऊंगा और तुम्हारी सिस्टर और मॉम बेघर हो जाएंगी और वो पूरी लाइफ तुमसे नफरत करेंगी। फौजी कहता है कि लगता है मियाँ ने मुझे यहाँ पे दर्द सहने के लिए छोड़ गई है, इसलिए मैं जिंदा रहूंगा और जो भी दर्द होता है मैं सहूंगा। तभी वहाँ पे भागते भागते एक बंदा आता है और फौजी से कहता है कि लगता है कि मियाँ अभी भी जिंदा है और वो कल मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल आई थी, मुझे पता है। फौजी कहता है कि क्या, और वो उठ के जाने लग गया था। उसका फ्रेंड तो उसे रोक रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कहता है कि मुझे एक आशा की किरण मिली है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उससे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और वहाँ से भागते हुए जाने लग गया था। तभी बाद में तो यहाँ पे फियान चुआन के पास पहुंच गया था और मियाँ के बारे में पूछ रहा होता है। चुआन कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम तो उसके हस्बैंड हो, तुम तो जानते होगे ना, और तुम किसी अनोदर पर्सन से तुम अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हो। फौजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम 10 सालों से उसे गुप्त रूप से लव करते हो, तुम्हारा उस पर क्रश है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं होगी तो फिर वो किसके पास होगी? और मुझे सैड और सफर कराने के लिए तुम उसकी डेथ का नाटक करवा रहे थे, और अगर तुमने मुझे मियाँ के बारे में नहीं बताया तो मैं पूरे शहर को ही उलट पुलट कर दूंगा और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और इतना कहकर तो यहाँ पास से फौजी जाने लग गया था। तभी यहाँ पे बीच पे ये कहता है, जवान की तुम उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। फौजी कहता है कि इसका मतलब मियाँ सचमुच जिंदा है। जवान कहता है कि हाँ, वो भी जिंदा है। फौजी कहता है कि वो कहाँ पर है मुझे बताओ, मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर में उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। जवान कहता है कि अगर तुम्हें यकीन है कि मियाँ तुमसे मिलने के लिए रेडी है तो तुम इसकी चिंता मत करो। फौजी कहता है कि मैं उससे माफी मांगूंगा। नेक्स्ट सीन में मियाँ जब जवान के साथ जा रही होती है तभी वहाँ पे फौजी आ जाता है। फौजी तो यहाँ पास मियाँ से माफी मांग रहा होता है और उसे वापस आने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पर तो फौजी ने उसी के जैसे उसके लिए खाना भी बनाकर लाया था। यहाँ पास तो फौजी का फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हारे लिए खाना तक बनाकर लेके आया है, तुम उसे माफ कर दो। मियाँ कहती है कि मैं उसे क्यों माफ करूँ, मैंने भी तो उसके लिए 6 सालों तक खाना बनाया था, फिर भी उसने मेरी कदर नहीं की। फौजी कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा दुखी कर रखा है। फौजी कहता है कि अगर तुम मुझे अच्छे से बताना चाहती थी तो मुझे स्लैप चढ़ देती। यहाँ पे मियाँ कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताती, चलो वो तुम्हें बता भी देती तो तुम तो मुझे बस यही कहते कि मैं ना समझ हूँ, रूड हूँ, जिद्दी हूँ, और मैं तुम्हें स्लैप चढ़ती तुम बोल रहे हो, क्या तुम मुझे वापस स्लैप न जड़ते? तुम तो वैसे भी मुझसे नफरत करते हो। यहाँ पास फौजी तो उससे माफी मांग रहा होता है रोते हुए, कहता है कि मुझे माफ कर दो। मियाँ कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही तुमसे कोई फर्क पड़ता है, चाहे तुम रो या फिर खुद को टॉर्चर करो, अब मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। इतना कहकर तो वो वहां से जाने लगती है। तभी फौजी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, मैं भी तुमसे मैरिज करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे लव करता था। यहाँ पास मियाँ कहती है कि लेकिन तुम्हारे इस दिल ने और तुम्हारे बिहेवियर और उदासीनता ने सब कुछ खत्म कर दिया। फौजी नील डाउन होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैं घमंडी था, बेशरम इंसान था, मुझे माफ कर दो। नील डाउन होते हुए सब कुछ बोल रहा होता है, बस मुझे तुम एक चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। मियाँ कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक पल में सही हो जाऊं और एक पल में तोड़ती जाऊं, और तुम मेरे दिल से उतर चुके हो, अब तुम वापस नहीं आओगे, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मियाँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक फूल की तरह हूँ जो स्टार्टिंग में देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो सड़ जाता है तो उसे फेंक ही दिया जाता है। फौजी कहता है कि अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मियाँ कहती है तो ठीक है, तुम चले जाओ यहाँ से। फौजी कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी सजा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फौजी तो यहाँ पर वापस से मियाँ से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पास तो मियाँ उसे देखकर वापस से अंदर जाने लग गई थी। तभी यहाँ पे फौजी कहता है कि प्लीज तुम मुझे देखकर वापस से मत जाओ, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए आया था। मियाँ कहती है कि मिल लिया, अब तुम जा सकते हो। फौजी कहता है कि तुम पहले इतनी रूड नहीं थी। मियाँ कहती है कि तुम भी तो पहले इतने बेशरम नहीं थे। फौजी कहता है कि मुझे पता है लेकिन मैं अब चेंज हो चुका हूँ, मैं पहले तुम्हारा पीछा नहीं करता था लेकिन अब मैं करता हूँ, मुझे हर टाइम तुम याद आती हो, मैं अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे साफ मना करती है। यहाँ पे फौजी तो उसका हाथ पकड़ने लग गया था और फोर्स कर रहा होता, तभी मियाँ यहाँ पे उसे एक स्लैप चढ़ देती है। मियाँ तो वहाँ से जाने लग गई थी। तभी यहाँ पे फौजी फोर्सफुली उसे हक कर लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी यहाँ पे चुआन आ जाता है और उसे एक पंच करता है। यहाँ पे चुआन आकर उसे एक पंच करता है, वो जो उसे पंच बैक करने वाला था। तभी यहाँ पे मियाँ कहते कि चुप रहो तुम दोनों, और यहाँ पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, उसे चक्कर सा आने लग गया था। यहाँ पे कान तो उसे उठा कर ले जाता है। यहाँ पे फौजी तो निहारता ही रह जाता है और वो कहता है कि मेरे पास अभी भी चांस है, मैं मियाँ को मना लूंगा। नेक्स्ट सीन में मियाँ तो यहाँ पर वाइन वगैरह पी रही होती है। तभी वहाँ पे चुआन आता है और कहता है कि तुमने पी क्यों, तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुमने इतनी ज्यादा पी ली। तभी यहाँ पे मियाँ कहती है कि सीनियर, मुझसे आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं होंगी, मुझे सब कुछ पता है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं आज पी रही हूँ, मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैंने सोचा था मैं उस फौजी से दूर होकर पारदर्शी हो जाऊंगी,
इस दुनिया से जाने के बाद, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे दोबारा भी मिलूंगी। और उसका चेहरा देखते साथ ही मुझे वो सारी सीन याद आ रही। मेरे दिमाग में वो सभी चीजें चल रही हैं जब फूजी ने मुझे टॉर्चर किया था। अब मुझे वाकई में डर लग रहा है। सीनियर, मैं वाकई में बेकार हूँ। यहाँ पास तो मियाँ उसके कंधे पर सर रख लेती है। कहता है कि अगर तुम्हें गॉड एक और चांस दे तो फिर क्या तुम मुझे चूज करोगी? तभी यहाँ पर तो मियाँ हाँ कहती है। इतने साथ ही उसके कंधे पर ही अपनी आइज क्लोज कर लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फूजी ये सब चीज से अनजान वो कहता है कि मैं उसके लिए एक बहुत ग्रैंड वेडिंग दूंगा जिससे उसका हार्ट जरूर मेल्ट हो जाएगा। और उसका 3 दिन बाद उसका बर्थडे था, इस वजह से वो वही दिन चूज करता है। बाद में जैसे ही फूजी उसे मैरिज करने के लिए उसे मनाने के लिए जाने वाला था, तभी यहाँ पास से तो जुआन सामने से आ रहा होता है मियाँ की फोटो को लिए हुए। वो लोग उसके फ्यूनरल के लिए ही जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पास तो फूजी सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, मुझे मियाँ छोड़ के नहीं गई होगी। और जुआन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब तुमने मियाँ को वापस से कहाँ पे छुपा दिया, मुझे बताओ, मुझे मियाँ चाहिए। जुआन तो यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चला जाता है और पीछे से तभी यहाँ पे मियाँ की बॉडी भी बॉक्स में आ रही होती है। पीछे पे तो सभी लोग मियाँ की बॉडी को भी लेकर आ रहे होते हैं। ये देखते साथ ही यहाँ पास तो जुआन जमीन पे ही गिर जाता है और बिल्कुल शॉक सा हो गया था और यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और तभी उसकी माउथ से ब्लड भी निकलने लग गया था और यहाँ पे वो देखते साथ ही बेहोश हो जाता है। बाद में फूजी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है और मियाँ की फोटो को लिए हुए बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वाइन भी पी रहा होता है। तभी यहाँ पर वो भी बेहोश हो जाता है और फूजी को सच में बहुत ज्यादा रिग्रेट था। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए